चैप्टर 4 चल रहा है जी, और कंसेंट के बाद हम अगले वो जो एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, ठीक है ना, बेसिकली तो उसकी कंटिन्यूएशन। तो फिर आ गया जी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड वॉइड। उन्होंने कहा जी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो लॉ ने एक्सप्रेसिवली डिक्लेयर्ड एज वॉइड कर दी है, जिसमें पहली बात कल हमने की थी एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। जनरल प्रिंसिपल आ गया कि एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड इज वॉइड, और फिर इसकी एक्सेप्शन आ गई। कौन कौन सी एक्सेप्शन आ गई? एग्जिस्टिंग पार्टनर रेस्ट्रेन लगा सकते हैं, आउटगोइंग पार्टनर पर रेस्ट्रेन लगाया जा सकता है, रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पर कंस्ट्रेन लग सकता है, और सेल ऑफ गुडविल। हम सेल ऑफ गुडविल को समझ रहे थे कि सेल ऑफ गुडविल का क्या मतलब है। जब आप किसी बिजनेस को उसके नाम के साथ सेल कर रहे हो तो देन इट इज कॉल्ड सेल ऑफ गुडविल। अच्छा, नाउ एक्सेप्शन ऑफ एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अच्छा जी, अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक शख्स जो है बाबर एंड अदील sell his bakeries in Lahore only to Badr with goodwill of rupees 1 million and agree not to open a bakery। वो कह रहा है भाई अदील ने बदर को कोई अपनी बेकरी सेल की है। बेकरी सेल करने का मतलब है इसमें जो कुछ इक्विपमेंट पड़ा हुआ था वो भी सेल किया है, और जो इसका नाम था वो भी सेल किया। Then it fall under the heading along with goodwill, ठीक है ना। वो कहते हैं अगर इनके दरमियान में इस तरह का एग्रीमेंट हो, उन्होंने कहा जी अदील सेल हिज बेकरीज इन लाहौर ओनली। इस वक्त अदील की जो बेकरी की शॉप है वो सिर्फ लाहौर में है, उसने बदर को सेल कर दी है और एग्री किया है कि नॉट टू ओपन अ बेकरी इन लाहौर फॉर 2 years। अगर ये रिस्ट्रिक्शन हो तो लॉ की नजर में आपको कैसी लग रही है? और अगर एनीवेयर इन पाकिस्तान हो तो आपको कैसी लग रही है? नेवर इन लाहौर हो तो आपको कैसी लग रही है? 3 रिस्ट्रिक्शन, ताकि जरा हम इसको कंप्रीहेंसिवली अंडरस्टैंड कर लें। लॉ हमें क्या कह रहा था? लॉ हमें कह रहा था one who sell the goodwill of the business may agree with the buyer to refrain from carrying on a similar business within specified local limits, so long as buyer or any person deriving title of the goodwill from him carries on a like business therein, provided that such limits are reasonable। वो कहता ठीक है यार, मैं लाहौर में 2 साल तक बेकरी का काम नहीं करूंगा, लाहौर में नहीं करूंगा। अब जाहिर है इसने बिजनेस लाहौर में परचेज किया है। अब जो परचेजर है यानी कौन? बदर के राइट्स को भी हिफाजत करनी है, और जो सेलर है उसको भी देखना है हमें। तो ठीक है, अगर ये लाहौर में 2 साल तक बेकरी नहीं खोलता तो ओके फाइन, 2 साल के बाद खोल भी ले तो फिर इसका राइट है। ये एक रीजनेबल बात लग रही है। दूसरा लिखा है एनीवेयर इन पाकिस्तान। नो, ये बिजनेस तो लाहौर में था। हाँ, ये लाहौर से जाके फैसलाबाद, मुल्तान, कराची खोल ले बिजनेस। हाँ, ये वाला ध्यान में रखें, इस नाम से तो अब ये खोल ही नहीं सकता ना। ये नाम तो इसने सेल कर दिया, ये नाम तो इसने सेल कर दी। ये नाम तो, ये तो ऐसे है जैसे आप अपनी गाड़ी सेल कर दें, मोबाइल सेल कर दें, घर सेल कर दें। ये तो जस्ट लाइक दैट है। उस नाम से तो कभी भी नहीं खोला जा सकता, जाहिर है। वो नाम तो आपने सेल कर दिया। ये बात हो रही है कि क्या ये बेकरी का बिजनेस खोल सकता है? और कल मैंने आपको इसका रैशनल समझाने की कोशिश की थी कि यार ये इसी शॉप के साथ एक दूसरे नाम से यहाँ खोले तो लोग उस शॉप को ओरिजिनल समझेंगे, इसे फेक समझेंगे, बिकॉज लोग तो इसके साथ अटैच हैं, लोग तो इसके फेस को बेकरी समझ रहे हैं, ठीक है ना।
ना, बिजनेस इसको समझना है, ये ऑनर था तो इसके साथ अटैच है। अब इस बायर ने जिसने गुडविल पे की है नाम की, उस बेचारे की तो वोट लग जाएगी ना, उसे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा ये सारा नाम शाम लेने का। दैट इज द रैशनल बिहाइंड दिस। लेकिन लॉ ये नहीं कह रहा आप खोल ही नहीं सकते ना, वो कह रहा है कि अगर आप एग्री करें दोनों, अगर आप एग्री करें, कंपल्सरी नहीं किया हुआ, वन हु सेल द गुडविल ऑफ द बिजनेस मे एग्री विद द बायर, मे एग्री। वो कहता नहीं भाई मैं आपको ये बिजनेस बेच रहा हूं, मैं कल से अपना खोलूं ना खोलूं मेरी मर्जी, आप कौन है बीच में बोलने वाले। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें ये नहीं ला कर रखा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मे एग्री। लॉ असल में ये चाह रहा है कि अगर मे एग्री से ये पहले एग्री कर ले और बाद में आके कानून की इस शिक का फायदा उठाए कि रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जो है वो वॉइड है, तो क्या इसके एग्रीमेंट को हमने वॉइड करना है? तो कह रहे नहीं, फिर नहीं करना हमने वॉइड। बात समझ आई आपको? लॉ ये नहीं कह रहा कोई भी बिजनेस बेचेगा तो सिमिलर बिजनेस नहीं करेगा, एक ऐसे भी वॉइड किया जा सकता था ना, लॉ ने ऐसे नहीं वॉइड किया। अगर कोई शख्स अपना बिजनेस अलॉन्ग विद गुडविल सेल करे और एग्री करे कि वो ऐसा सिमिलर बिजनेस किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ आइंदा नहीं करेगा, यानी उस शहर में नहीं करेगा या उस मुल्क में नहीं, अगर पूरे मुल्क में बेकरी होती तो पूरे मुल्क के लिए बात हो सकती थी। तो क्या ये एग्रीमेंट वॉइड है? लॉ कह रहा नहीं, ये एग्रीमेंट वॉइड नहीं है अगर रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है। जैसे नेवर इन लाहौर, ये रीजनेबल नहीं है लॉ के नजर में, आपका बुनियादी राइट है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना है। आपके मैं 6 महीने बिजनेस नहीं करूंगा, 6 महीने में जो ग्राहक आ रहे थे उन्हें पता चल जाएगा यार नया ऑनर ये आ गया, दैट्स इट, फिर ये भले उसके बिल्कुल साथ वाली दुकान में आ जाए। या एनीवेयर इन पाकिस्तान, नहीं, बिजनेस लाहौर में था, व्हाई एनीवेयर इन पाकिस्तान? बेसिकली तो जो बदर है उसके राइट्स को प्रिजर्व करना मकसद है ना, यार उसके कस्टमर लेके ना ये चला जाए, उसने पैसे भी खर्चे हैं और एग्री भी किया, खाली पैसे खर्चने पे नहीं लॉ कह रहा है, एग्री भी किया कि जी मैं आपके साथ कंपटीशन में नहीं आ रहा। लेकिन कराची में इससे क्या कंपटीशन है, फैसलाबाद में क्या कंपटीशन है, मुल्तान में क्या कंपटीशन है, साहिवाल में क्या, कोई कंपटीशन नहीं। हाँ, फिर ज़हन में आया कि सर साहिवाल में यही नाम रख सकते हैं, भाई नाम तो ये नहीं रख सकते ना, वो नाम तो आपने सेल ही कर दिया, फिर होगी बात। एक एक्सेप्शन हमारे पास आ गई, एक एग्रीमेंट आ गया, उसकी एक्सेप्शन भी आ गई। एग्रीमेंट कौन सा आ गया जी? एग्रीमेंट हमारे पास आ गया रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ठीक है ना? ब्रांच तो वही, जैसे गोरमे की बेताशा ब्रांचेस हैं, तो गोरमे ही ऑनर होगा या फ्रेंचाइज देगा। केएफसी की पूरी दुनिया के अंदर ब्रांचेस हैं, लेकिन केएफसी ही ब्रांच देगा ना या फ्रेंचाइज देगा। अच्छा जी, ये 4 बातें समझ आ गई जी। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड है, जर्नली वॉइड है, लेकिन अगर ये लोग आपस में, अच्छा इन सब में यही है कि अगर ये आपस में एग्री कर लें, subject to the contract between partner, outgoing partner may agree, partner may, ये भी may, ये सब जगह पर may लगा हुआ है, अगर एग्री करें तो ऐसा है, बाई डिफॉल्ट ऐसा नहीं है। चलिए, कौन सा? Subject to the contract between partner, a partner may not carry on any business competing with that of the firm while he is a partner. वैसे कोई 5 लोग पार्टनर बने हैं, उन्होंने आपस में एग्री किया कि यार हमारे में से कोई प्राइवेटली ये बिजनेस नहीं करेगा। मैंने कल एग्जांपल दी थी, हम 4 पार्टनर हैं राइज में, हमने एग्री किया कि यार हमारे में से कोई बंदा कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा, यानी शाम में किसी तरह से, या मैं कहूँ जी ऑनलाइन मैं अपना अलग कर लेता हूँ, नहीं करेगा। क्या इस वाले, हमने कहा जी कोई बंदा ना ऑनलाइन बिजनेस करेगा ना शाम में, क्या ये रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड है? तो कहता नहीं, ये रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं है अगर आप एग्री कर रहे हैं तो। कल भी मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की थी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब बनता है? स्टार्ट में, जब
जब सब बराबर ट्रीट हो रहे होते हैं। यार कोई भी नहीं करेगा तो हर बंदा चाहता है हाँ दूसरा ना करे, लेकिन कल को एक बंदा करना चाह रहा है, उस वक्त बात छेड़ेंगे तो ये कहेगा नहीं जी कर अलाउ करें जी, वो कहेंगे नहीं जनाब ये नहीं, उसे लगेगा मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। उस वक्त किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे। वो कहते हैं अगर किसी बंदे की डेथ हो जाएगी तो क्या बनेगा, तो सबको लग रहा है कि यार मेरी भी होनी है, इसकी भी होनी है, इसमें तो कोई मसला नहीं। कोई बंदा मुल्क से बाहर जाने लगेगा तो क्या करेंगे, कोई भी जा सकता है। अब ये जनरल गुफ्तगू हो रही है, स्पेसिफिक गुफ्तगू नहीं हो रही। इस पर एग्री करना हमेशा आसान होगा, ठीक है ना, इस पे एग्री करना हमेशा आसान। हम कोई क्लास के प्रोटोकॉल बना रहे हैं जी, ऐसे है ऐसे, अभी कोई भी उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। तो हर बच्चा कह रहा है ठीक है यार एक उसूल बन रहे हैं, लेकिन अगर किसी एक बच्चे को टारगेट करके हम कहें कि हमें पता लगे ये बच्चा इस कैटेगरी में, और अब हम उस कैटेगरी के उसूल बनाने लगे तो बच्चे को लगेगा तो मेरे लिए काम हो रहा था। तो ये सारे उसूल किस वक्त बन रहे थे, एट द स्टार्ट, सबके लिए बन रहे थे। ट्रेड कॉम्बिनेशन, एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट फर्म in the nature of trade combination in order to maintain a price level and avoid underselling is not void। अच्छा एक बात हमने और पढ़नी आगे जाके, मेरा ख्याल है शायद 16-17 चैप्टर में पढ़नी है। बहुत दफा ना इदारे मिल जाते हैं आपस में, कोई दो इदारे, मसलन ऐसे सोचें आपके इलाके में ना कोई एक मिस्टर एक्स शवारमा सेल करने वाला है, एक मिस्टर वाई शवारमा सेल करने वाला है, एक मिस्टर जी शवारमा सेल करने वाला है, ठीक है ना। ये सब लोग शवारमा सेल कर रहे हैं, फिर कंपटीशन में आ गए हैं, अब एक दूसरे के साथ कंपटीशन हो रहा है, प्राइस कम होती जा रही है। एक दिन ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कहते हैं यार नहीं भाई हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हम एक प्राइस मेंटेन कर लेते हैं। अगर हम सारी 500 रुपए का शवारमा देंगे तो ये सब 500 का ही खरीदेंगे, इनके पास ऑप्शन क्या बचेगी। एक है मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कॉम्बिनेशन करना, ये इलीगल है, ठीक है ना, ये इलीगल है। एक है अंडर सेलिंग को रोकने के लिए करना। अंडर सेलिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस एक दूसरे से कंपीट करते करते, अब हमें पता चल रहा है कि फर्ज किया जी शवारमा की कॉस्ट 150 रुपए है और हम कंपटीशन में आते आते 140 का सेल शुरू करना हो गए हैं, ने कहा कोई बात नहीं 10 रुपए मेरे नुकसान हो रहे हैं लेकिन मैंने इसकी दुकान बंद करवानी। दैट इज कॉल्ड अंडर सेलिंग। वो पता है ये एग्रीमेंट हो जाए कि यार मिनिमम प्राइस ये होगी, मैक्सिमम कुछ भी चार्ज कोई करना होता है, और वो मिनिमम प्राइस उसका मकसद अनड्यू कंपटीशन को रोकना हो, तो लॉ कहता है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक है ना, ये भी एक्सेप्शन है। एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट फर्म्स इन द नेचर ऑफ ट्रेड कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन अ प्राइस लेवल एंड अवॉइड अंडर सेलिंग इज नॉट वॉइड। लेकिन अगर अंडर सेलिंग नहीं हो रही है और आप प्राइस बढ़ाने के लिए ट्रेड कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। अब जो मैं अब एग्जांपल देने लगा अब आप सबको समझ आएगी कि हाँ इसका क्या नुकसान होगा। देखिए आप इस वक्त सीए कर रहे हैं सब लोग, अब हमारा तो ये जाहिर है बिजनेस भी हो गया, हमारा करियर यही है, लेकिन अगर हम एक फेयर बेसिस पर आप में से वो सारे बच्चे जो इस वक्त एफएससी से निकल कर गए ना, आप वही मेडिकल इंजीनियरिंग वाली लाइन को जहन से निकाल के सोचें कि अगर आप सीए ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते। आप किसी थकी से थकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीबीए कोई और इस तरह के उल्टे सीधे से जो लफ्ज लगे होते हैं, ठीक है ना, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कुछ भी कर रहे होते, तो उस यूनिवर्सिटी ने कम से कम आपका 12 लाख 15 लाख रुपया खर्च करवाना था। आपको ना यकीन है तो पता कर लें आप जाकर, और फिर उस डिग्री के बाद आपकी कोई बात नहीं होती, ठीक है ना, लेकिन 12-15 लाख रुपए आपका खर्च हो जाना था। आप सीए में आए हैं, यहाँ कैफ तक ही पैसे खर्च होते हैं, आगे तो आपको आर्टिकल में तो आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। इस कैफ तक टोटल पैसे आपके, चलो आई कैप की फीसिस निकाल दें तो कोई ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए खर्च होंगे आपके इस 2 साल में। पता नहीं क्या कह रहे हैं,
शामिल किया, वहाँ 12 लाख में हॉस्टल शामिल किया? नहीं किया। सिर्फ कॉलेज की फीस की बात है। लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो रहा है ना, लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो रहा है, लाइक विद लाइक कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ 2 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, वहाँ 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। ये बात हम सब कॉलेजेस वालों को भी समझ आ गई, फर्ज कर लें। अब हम सारी एक मीटिंग कॉल की, जिसमें पैक के डायरेक्टर भी बुला लिए, स्कैन्स के भी बुला लिए, राइस के भी बुला लिए, सारे जितने कॉलेजेस हैं सबके डायरेक्टर ने एक डिनर रख लिया। उसमें बैठे, उन्होंने कहा यार हम पागल हैं, हम क्यों ये कर रहे हैं, हम वो क्वालिफिकेशन सेल कर रहे हैं जिसके बाद ये बच्चे ब्रांड बनेंगे, इनका करियर सिक्योर है, सारा कुछ है, वो कुछ भी सेल नहीं कर रहे हैं। वो 12 लाख ले रहे हैं, हम 2 लाख ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, फीस बढ़ाएं, सारे बंदे फीस बढ़ा दें, और सीए कैफ जो है ना ये कम से कम 8 लाख में होना चाहिए। अच्छा, अब आप अज्यूम कर लें कि सारे ही एग्री करके हैं इस पे, और अब ऑप्शन ही कोई नहीं आपके पास। जी जी लाइव इसलिए ठीक है ना। तो लॉ कह रहा है ये वाला कॉम्बिनेशन इल्लीगल है, ये इल्लीगल है, इसको कहते हैं हम कार्टेल बनाना। अगर कार्टेल बनाकर कस्टमर का खून निचोड़ना मकसद है तो ये इल्लीगल है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे एक चैप्टर में जाके। यूनिवर्सिटी वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो उन्होंने भी कार्टेल नहीं बनाया हुआ, उन्होंने सबने किसी और तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे भी ना एक माइंडसेट है, एक माइंडसेट है। यही बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, वहां वो फीस एग्री करके आ जाता है, ठीक है ना। मतलब जैसे यूसीपी हो गया, कोई भी यूनिवर्सिटी हो गई, अब वहां फीस मुझे भी पता है, आपको भी पता है, नहीं पता तो पता कर ले। अच्छा, इसी बच्चे ने बाद दफा ना पहले इसने सीए शुरू कर दिया, 15 दिन इसने सीए की क्लासेस ली, थोड़ी सी नहीं सीए नहीं शुरू की, यहाँ की बात हो रही। इसने सीए शुरू कर दिया, 15-20 दिन के बाद इसने यूसीपी में एडमिशन ले लिया। अब यहाँ एक छोटी सी एक एक्स अमाउंट इसने जमा करवाई हुई है अभी, और उस वक्त इसने बताया जी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, फला है, ये है, ये है, ये है, ये एडमिशन है इसका। अब 15 दिन बाद आता है कि सर वो मैंने तो यूसीपीए ज्वाइन कर लिया, मेरी फी रिफंड करते हैं। जो इसका फॉर्म निकालते हैं तो उसके अंदर वो सारी गुर्बत कदा की एप्लीकेशन लिखी हुई है उसके अंदर। माइंडसेट समझा रहा हूँ आपको, खुदा ना खास्ता आप लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर। दिस इज अ माइंडसेट कि जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वहाँ पेरेंट्स समझते हैं कि हाँ जी इतनी फीस है, और इधर वाले उसमें जब आते हैं तो क्योंकि कॉलेजेस फी लो चार्ज कर रहे हैं, और उस फी के लो चार्ज करने की एक बड़ी रीजन हम खुद है राइज। बिकॉज हमने जब कॉलेज बनाया तो हमारा स्लोगन ही यही था कि नहीं यार लो प्राइस पे हम अच्छी क्वालिटी देते, और अल्लाह ने उस बात को शर्फ़े कबूलियत बख्शा, और इस वक्त हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज है जो सीए का स्टार्टर पीआरसी ऑफर करते हैं पूरे पाकिस्तान का। सारे कॉलेजेस मिलकर जितना नंबर पढ़ाते हैं उतना राइज अकेला पढ़ाता है, अल्लाह की मेहरबानी से, सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी। तो ये वाली बात यहाँ समझनी जरूरी है कि कॉम्बिनेशन, ट्रेड कॉम्बिनेशन बन क्यों रहा है। अगर तो अंडर सेलिंग हो रही है, शवारमा से वाकई बड़ा शवारमा आना शुरू हो गया, और वो होते होते वो 30 रुपए पे चला गया था जब अभी महंगाई नहीं हुई थी, अंडर सेलिंग शुरू हो गई है। लोग कहते हैं नहीं इस बिजनेस को भी तो बचाना जरूरी है, अदरवाइज तो बिजनेस ही खराब हो जाएगा। इस तरह का कोई बिजनेस करना वो ठीक है, टू मेंटेन द प्राइस, लेकिन ऐसा कार्टेल बनाना जिससे हम अपने कस्टमर का कंपटीशन खत्म कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तो अभी ये वो वाला जिक्र हो रहा है, आगे एक चैप्टर आएगा उसमें फिर ये दोबारा ये वाली बात जरा तफसील से छेड़ेंगे। अच्छा जनाब, एक और रूल आ रहा है इसमें, सर्विस एग्रीमेंट, वही जो भी अभी हमने पीछे बात की थी कि कोई सर्विसेज का एग्रीमेंट, रेस्ट्रेंट वाली बात थी। Mr. David works in Jotan, a paint manufacturer. Mr. David is a chief chemist who know all formulas regarding paint manufacturing. इनका मेन चीफ केमिस्ट था। Company has inserted a clause का मतलब है शिक,
He cannot work in a paint industry for 1 year if he leaves Jotan. He cannot work in any industry if he leaves Jotan. अगर कंपनी हैज इंसर्टेड अ क्लॉज का मतलब है दो लोगों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया जॉब के टाइम पर, यार आप जॉब छोड़ेंगे तो 6 महीने का नोटिस देंगे। जैसे साथियों ने कहा नहीं यार आप अगर हमारी इंडस्ट्री छोड़ेंगे ना तो he cannot work in paint industry for 1 year, किसी और पेंट इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे। अब असल में इन दो में से हमने देखनी कौन सी रीजनेबल है। पहले वाली रीजनेबल है, he cannot work in any industry if he leaves Jotan. नो, ये अनरीजनेबल है, ठीक है ना। अच्छा जनाब, और आगे चलते हैं। फिर आ गया जी वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब है सट्टा, जुआ, मैच, आजकल पाकिस्तान पे लगा के जो लोग खेल रहे हैं। अच्छा जी, एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 पर्सन अंडर विच मनी और मनी वर्थ इज पेएबल बाय 1 पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। किसी अनसर्टेन इवेंट के ऊपर कोई जुआ खेलना, जैसे कौन मैच जीतेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, फला काम होगा कि नहीं होगा, ये वाली बात, आज फला बंदे की जमानत होगी, इस तरह के लोग जुआरी खेल रहे होते हैं। उन्हें एक अनसर्टेन इवेंट चाहिए होता है जिसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर वो प्ले कर सके। तो कह रहे हैं कि ये सारे एग्रीमेंट जो हैं ये क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट है। और फिर उसूल बताया, एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। किसी शख्स ने जुआ खेला और वो जुए में विन कर गया और अब वो बुकी पैसे नहीं दे रहा, तो क्या ये अदालत जाके पैसे ले सकता है? ये वाली बात समझाई जा रही है कि नहीं, ये वॉइड एग्रीमेंट है, इसको तो आप अदालत में लेकर नहीं जा सकेंगे। ठीक होगी ना बिल? अच्छा जनाब, effect of wagering agreement. Such agreements are void. No suit can be filed to recover the amount. जो अमाउंट जीती है या हारी है वो रिकवर नहीं की जा सकेगी। Transaction which are collateral to wagering agreement may also be void. ये वाली बात समझते, ऊपर वाली दो बातें तो समझ ही आ रही हैं। Transactions which are collateral, incidental, उसके साथ जुड़ी हुई। यार मैंने आज मैच पे जुआ लगाया हुआ है, उम्मीद है 10 करोड़ मैंने आज जीतना है। अगर मैं जुआ जीत गया तो ये घर में आपका खरीद लूंगा, और अगर हार गया तो कहते फिर मैं किराए पे रहता रहूंगा। ये क्या है? कोलैटरल। एन एग्रीमेंट विच आर कोलैटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट में आल्सो बी वॉइड। ठीक है ना, इसकी थोड़ी सी आगे चल के और डिटेल भी अभी आएगी। ट्रांजैक्शन विच आर नॉट हेल्ड वेजर। अब वो कहते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट तो हमें समझ आ गया है, तो क्या अब हर बात को हम वेजरिंग का सहारा लेकर वॉइड करार दे सकते हैं? तो उसने कुछ एक्सेप्शंस बताई हैं। मसलन प्राइज कंपटीशन विच आर गेम ऑफ स्किल्स। वो कहते हैं कोई ऐसा प्राइस कंपटीशन है, जैसे अभी आपका स्पोर्ट्स गाला हो रहा था कि जी विनिंग टीम को ये मिलेगा या फलां को ये मिलेगा, या कोई फात मुस्तफा जैसा प्रोग्राम हो रहा है, कोई और इस तरह, जहाँ कोई स्किल, कोई गेम, कोई इस तरह की बात पर आपको कोई प्राइज मिल रहा है, दैट इज नॉट वेजरिंग एग्रीमेंट। ओके सर, इसमें भी तो ऐसी था ना, कोई भी जीत सकता था। नहीं नहीं, कोई भी जीत सकता था, लेकिन उसमें उसके जीतने का, दैट पर्सन इज अ पार्ट ऑफ दैट गेम। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, हम यहाँ बैठे, हमारे में से कोई नहीं मैच में पार्टिसिपेट, खेल नहीं रहा है। जो लोग खेल रहे हैं अंदर, उन्हें जो इनाम मिलेगा वो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। जो लोग बाहर बैठकर ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इसके ऊपर जुआ खेल रहे हैं, ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। ठीक होगी ना बात? एन एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू अ प्लेट और प्राइस फॉर वैल्यू 500, और वो कहता है यार जैसे ऐसा कोई एग्रीमेंट है। एंट्री फीस, हम एक टूर्नामेंट अरेंज कर रहे हैं, हमने उसकी 5000 एंट्री फीस रखी हुई है और हमने अंदाजा लगाया कि इसमें 100 टीमें आ जाएंगी, हमने उसका एक बजट बनाया, उसमें से प्राइजेस निकाले। कहता क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट है? वो कहता नो, ये भी कोई वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। नंबर 3, इफ देयर इज इंटेंशन ऑफ एक्चुअली रिसीविंग एंड डिलीवरिंग गुड्स। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। मैं फोर्थ को पहले एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसके लिए आपको एक्सप्लेन कर दूं। इंश्योरेंस क्या है? अपने रिस्क को मिटिगेट करना, रिड्यूस करना। आपने गाड़ी खरीदी, अब अभी गाड़ी शोरूम पे पसंद ही कर रहे थे, तो वही इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट फिर रहे होते हैं। तो आपको कहते हैं सर अच्छा आप गाड़ी 1 करोड़ की ले रहे हैं, आपको रोड के हालात पता है, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आप ऐसा करें इंश्योरेंस करवा लें। कहते हैं यार वो क्या होगा? कहते हैं सर हम आपसे लेंगे 1.5% ऑफ द वैल्यू ऑफ व्हीकल साल की। आप 1 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं, हम 1.5 लाख रुपया लेंगे आपसे हर साल। इसके अगेंस्ट हम आपको ये गारंटी देंगे कि अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो सारी रिपेयर मेंटेनेंस हम करा के देंगे। गाड़ी चोरी हो गई तो 1 करोड़ रुपया हम देंगे आपको। गाड़ी चोरी हो गई तो अगर अच्छा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये तो वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। कहते नहीं नहीं, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। हम कहते हैं यार अच्छा इंश्योरेंस कंपनी काम ही ऐसे करती है। जैसे हम ये क्लास में बैठे ना, जो कोई 150 स्टूडेंट्स हम यहाँ इसमें बैठे होते हैं रूम में, तो हम कहते हैं यार अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए खुदा ना खास्ता, तो यार उस बच्चे का ना सारा हॉस्टल का बजट, सारी उसकी वो खराब हो जाएगी। तो हमने सोचा कि यार हम एक काम करते हैं, हम एक इस क्लास की इंश्योरेंस कंपनी बना लेते हैं कि हर बच्चा 500 रुपीज महीने का देते। अब हमारे पास कितने 150 स्टूडेंट बैठे हैं, 500 हर एक से लिया तो 75,000 इकट्ठे हो गए। अब एक पूल बन गया। अब हमने कहा अगर कोई बच्चा बीमार हो गया ना खुदा ना खासा, इस पूल में से हम उसका इलाज करा लेंगे। बच्चे को 500 रुपीज देने से उसका सारा बजट खराब नहीं हुआ, लेकिन खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को बीमारी हो जाती, हॉस्पिटल चला जाता, तो 25-30 हजार रुपया एकदम से खर्च हो जाता, तो उसका बजट मुतासिर होना था। उस बच्चे को समझ आई कि हाँ यार ये बड़ी अच्छी बात है। क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट है? लॉ कह रहा है ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। 3 बातें हमें समझ आ गई हैं जो वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। नंबर 1, जो गेम ऑफ स्किल्स है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। नंबर 2, जहां कोई एंट्री फीस देकर हम कोई गेम ही खेल रहे हैं, ये भी नहीं है। नंबर 3, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। इंश्योरेंस 2 तरह की होती है, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है ना, और गुड्स की इंश्योरेंस। दोनों तरह की इंश्योरेंस जो है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं। इसके बाद एक बात और लिखी हुई है जिसको समझने के लिए हम इस स्लाइड पर आते हैं। एक बंदा ना, ये राइस के बैग्स पड़े हुए हैं, ठीक है ना, एक बंदा यहाँ आया और आकर इससे पूछा यार राइस का बैग कितने का है? फर्ज करें उस बंदे ने कहा कि यार इस वक्त राइस का एक बैग जो है वो 15,000 का है। अच्छा, उसने कहा मुझे 100 बैग दे दो। ठीक है जनाब ले लें। 100 बैग का उसने सौदा कर लिया। फिर वो अपने कन्वेंस वाले को अरेंज करने शुरू हुआ। तो उसने पूछा तुम इसका क्या करोगे 100 बैग का? उसने कहा कुछ भी नहीं करूंगा, मैंने घर ले जाके रखूंगा और मुझे लग रहा है राइस की प्राइस ऊपर जा रही है, तो जब 20,000 का हो जाएगा तो बेच दूंगा, मेरे की प्रॉफिट है। अच्छा तुम घर लेके जाओगे फिर ये करोगे तो छोड़ो, तुमने 100 बैग खरीद लिया मेरे से, आज इन्हें मेरे पास ही पड़े रहने दो। जिस दिन प्राइस बढ़ेगी मुझे ही बेच देना। यार ये तो और ही अच्छी बात है, मुझे बैग उठाने भी नहीं पड़ेंगे, मुझे कोई और काम ऐसा करना भी नहीं पड़ेगा, ये तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। उसने ये बैग इसी के पास छोड़ दिए। कोई 1-8 महीने के बाद वाकई में प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। वो आया, उसने आके कहा कि जनाब बताइए प्राइस क्या है? उसने कहा ये है। उसने कहा खरीदने आपने? उसने कहा जी बिल्कुल मैं ही खरीद लेता हूँ। उसने क्या किया, डिफरेंस अमाउंट उसको पे कर दिया। डिफरेंस अमाउंट उसको पे कर दी। ये जो सारी कहानी चली है, लॉ कहते हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं था। एक दूसरी ट्रांजैक्शन समझते हैं।
ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हम इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं ना, अभी वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और वो वाली बातें बिल्कुल हो गई है, बज़ाहिर लग रहा है कि हो गई है, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर भी बात अलग से की जा सकती है कि हो गई है कि नहीं हो गई है। चले हम कहते हैं बज़ाहिर लग रहा है हो गई है, लेकिन वो तो कोई और इखलाकियात की बात हो रही है, ठीक है ना। एक यही बंदा वहां से निकला, एक दूसरी शॉप पे आया, इसके पास आया, उसने कहा जी जनाब आप क्या काम करते हैं? जी हम राइस में ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा, कितने का राइस का बैग? उसने कहा 15,000 रुपए का। अच्छा, उसने कहा अभी दे दोगे? उसने कहा नहीं नहीं यार आप समझे नहीं, हमारी दुकान वो वाली नहीं है। तो फिर कौन सी वाली है? तो देखिए हम ना राइस में ट्रेडिंग करवाते हैं, राइस नहीं बेचते। आप हमारे पास राइस खरीद लें, आप घर नहीं लेके जा सकते ना, हमारे पास कहीं राइस पड़े हुए हैं। राइस की एक आज प्राइस है 15,000 रुपया, आपने राइस परचेज कर लिए हैं, आपने बाय किए हैं, तो आपको हम 90 डेज दे देते हैं। 90 डेज के अंदर अंदर आपने इनको सेल करना है जब आपका दिल करे, लेकिन कंपलसरी है 90 डेज में आपने बाई के बाद सेल जरूर करने हैं। तो जो डिफरेंस होगा वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अच्छा ये क्या बात हुई? तो देखो एक और मजे की बात यह है कि अगर आपको लग रहा है ना कि राइस की प्राइस नीचे जा रही है, जैसे आजकल राइस की प्राइस नीचे जा रही है, जब नीचे जाती हुई प्राइस में इस वाली मार्केट से मैं फायदा नहीं उठा सकता, बिकॉज अब तो प्राइस नीचे जा रही है, तो मैं खरीदूंगा तो फिर नीचे बेचूंगा। वो कहता लेकिन हमारी मार्केट बड़ी मजे की है, आपको लग रहा है प्राइस नीचे जा रही है, आप पहले सेल कर दें, आप 15,000 रुपये हमारी मार्केट में बैग सेल कर दें और जब ये 12,000 रुपये का होगा तो खरीद लेना। आप पहले भी सेल कर सकते हैं, बिकॉज हम प्रोडक्ट में तो डील कर ही नहीं रहे हैं ना। एक ऐसे एग्रीमेंट जहां एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, ये बात समझ आई आपको? एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि हम प्रोडक्ट के रेट से खेल रहे हैं। ये मुश्किल से समझ आएगी, आराम से आएगी। ये आज तक जो जिंदगी में आपने किया है उससे बिल्कुल उल्ट बात हो रही है, ठीक है ना। तो ये मुश्किल से समझ आएगी, जरा फिर समझाते हैं। एक ये वाली बात फौरन समझ आ रही है कि भाई ये होलसेल डीलर है, जाएं खरीद लें बेच दें, खरीद लें बेच दें, ओके डन हो गया। इसके पास राइस कोई नहीं है, ये राइस की प्राइस ट्रेड करवा रहा है, सिर्फ ये राइस की प्राइस ट्रेड करवा रहा है। आज राइस 15,000 का है, ये भी 15,000 का बैग दे रहा है, लेकिन राइस नहीं देता आपको। ये नहीं आपके पास ऑप्शन, इसके पास तो पैसे दें तो राइस लेके घर चले जाएं, फंक्शन करें, खत्म हो गया, कमोडिटी खरीद रहे हैं। उधर खरीद कुछ नहीं रहे हैं, राइस का रेट आया आपने खरीद लिए हैं, तो ना राइस है ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, बस ये एक रेट है। अब राइस यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन। अगर ऊपर चला गया और आपने पहले खरीदे हुए हैं तो आपको गेन हो जाएगा, बस आपके अकाउंट में या गेन आएगा या लॉस आएगा, या गेन आएगा या लॉस आएगा। अब मैं एक लफ्ज बोलने लगा फिर समझ आएगी बात आपको। ये पढ़े लिखे लोगों का सोफिस्टिकेटेड तरीके से जुआ है, ये जुआ ही है, ये गैम्बलिंग ही है। इसीलिए लॉ ये कह रहा है कि ये भी वॉइड एग्रीमेंट है। बात समझ आई है? ये जुआ ही है। राइस की प्राइस ऊपर भी जा सकती है, राइस की प्राइस नीचे भी आ सकती है, फिजिकल चीज है भी कोई नहीं है। अच्छा हमारा रिलीजन तो वैसे ही इसको अलाउ नहीं करता ना, जहां कमोडिटी एग्जिस्ट ना करती हो उसको तो इस्लाम अलाउ ही नहीं करता। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसको जरा यहाँ से पढ़ते हैं, फिर थोड़ी सी बात समझ आएगी, फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूं अगर पेंडिंग बच गए तो। If there is intention of actually receiving and delivering goods at a future date, this is not wagering agreement. पहले वाली बात कि भाई अगर इधर आए मैं एक्चुअली रिसीव करूंगा, एक्चुअली डिलीवर करूंगा, फ्यूचर डेट में सही तो कोई मसला नहीं है। If only price difference or fluctuation is to be paid or received, this is wagering agreement. ये वाली शॉप क्या कर रही है? प्राइस देती है, गेन भी हो सकता है, लॉस भी
भी हो सकता है, ये एक्चुअल राइस देती है, भले फ्यूचर डेट पे ही हो, जरूरी नहीं आप अभी राइस उठाएं, नहीं आपने आज खरीदे हैं, आप कहते हैं मुझे महीने बाद चाहिए, कहते सर महीने बाद आके अपनी डिलीवरी ले जाइएगा। अच्छा हो सकता है इसके दरमियान में मैं एक्चुअली लूं भी ना, तब भी ठीक है, लेकिन मेरे पास एक्चुअल डिलीवरी लेने की ऑप्शन मौजूद थी, यानी चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती थी, परचेज कर सकते थे, तो फिर ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, फिर तो ट्रेडिंग है प्रॉपर। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस डिफरेंस रिसीव करेंगे या पे करेंगे तो ये क्या है, आप जरा मेरा लफ्ज पूरा सुन ले, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नजर में वेजरिंग एग्रीमेंट है, इसी का नाम एक पढ़ेंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस। जो बच्चे इस अटेम्प्ट में टैक्स पढ़ रहे हैं वो टैक्स में भी ये बात पढ़ेंगे। और आपको पता है हमने टैक्स में एक बात कहते हैं कि टैक्स वाले लीगल और इलीगल नहीं देखते, वो तो इनकम देखते हैं, ठीक है ना जी। अब पूछें कोई सवाल आपका रह गया है। ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है वो भी वेजरिंग है? नहीं, ऑनलाइन ट्रेडिंग इज नॉट अ वेजरिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग से मुराद क्या है, फिजिकल चीज है कि नहीं है? नहीं, क्रिप्टो को भी निकाल दें, क्रिप्टो को निकाल के पहले बात करते हैं ना, क्योंकि क्रिप्टो तो एक करेंसी होगी ना, उसकी नहीं अभी बात करते, पहले कमोडिटी पे आएंगे। नहीं पहले एक ऑनलाइन में क्या ज़हन में आया आपके? शेयर तो कमोडिटी नहीं है ना, ओनरशिप है, वो तो ट्रांसफर होनी है। ये तो आप हकूक़ मलकियत खरीद रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई गैम्बलिंग नहीं है। शेयर में तो आप ऑनर बन रहे हैं ना, आप एमसीबी बैंक के शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब है कल से आप एमसीबी बैंक के मालिक बन रहे हैं, तो इसमें तो कोई वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है। कमोडिटी की बात करें, गोल्ड की प्राइस, अब हम पहुंचे वहां पर। गोल्ड दो तरह से बिक रहा है, एक इंटरनेशनल, जैसे ऑयल, गोल्ड, कमोडिटी जिसे हम कहते हैं, ये दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं। एक को हम कहते हैं डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक को कहते हैं नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप यहाँ बैठ के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में या न्यूयॉर्क की कमोडिटी मार्केट में आप गोल्ड खरीद रहे हैं, तो क्या न्यूयॉर्क से गोल्ड पाकिस्तान भेजेंगे? वो ऑयल खरीद रहे हैं, क्या ऑयल पाकिस्तान आएगा? नहीं आएगा, बाई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं आएगा। इसका मतलब है वो हम ये वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नजर में इट्स अ वेजरिंग एग्रीमेंट। आपने कहा था कि हम जो चीज ले लेते हैं लेकिन उसको सेल करें, आपने कहा था पहले सेल भी कर सकते हैं फिर बाद में? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे? जब चीज ही कोई नहीं है। फिर अगर हम सेल करें बाद जब हम परचेज करेंगे तो हमें फिर क्या डिफरेंस मिलेगा? अगर मैंने महंगी चीज बेच दी, मुझे लग रहा है राइस की प्राइसेस नीचे आ रही हैं, मैंने 15,000 का बैग बेच दिया और वाकई प्राइसेस नीचे आ गई, उन 90 डेज, मुझे एक लिमिट मिली थी 90 डेज के अंदर अंदर भले एक सेकंड में मैं अपना ये क्लोज कर दूं, ठीक है ना। मतलब मैंने अभी ट्रेडिंग की, शेयर खरीदे या कोई कमोडिटी खरीदी, 5 सेकंड के बाद ही उसकी प्राइस मेरी फेवर में मूव कर गई। अगर मैंने बेचा था तो बाय कर लूं, बाय किया था तो सेल कर दूं, डिफरेंस मेरे अकाउंट में आ गया गेन की शक्ल में। अब मुझे देखना है, क्योंकि किसी भी चीज की जो आज प्राइस है उस पर मेरी दो राय हो सकती हैं। एक मैं कह रहा हूं यहाँ से प्राइसेस ऊपर जाएंगी और कुछ लोग का ख्याल है कि यहाँ से प्राइसेस नीचे आएंगी। इसी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से तो मार्केट एग्जिस्ट करती है दुनिया में। अगर सब लोग कह रहे हैं आज गोल्ड अब ऊपर जाएगा तो फिर बेचेगा कौन? कोई भी नहीं बेचेगा। जो हमें लग रहा है गोल्ड ऊपर जाएगा, जो आज सेलर हैं उन्हें लग रहा है ये गोल्ड की मैक्सिमम प्राइस आगे इसे बेच देना चाहिए, तभी तो ट्रांजैक्शन होगी ना, अदरवाइज तो ट्रांजैक्शन हो नहीं सकती। यहां से चलें, जिंदगी का एक जुमला ले लें, इख्तलाफ राय की वजह से दुनिया कायम है, जिस पे हम मरने मारने पे उतर आते हैं इख्तलाफ राय पे। अगर कायनात में से इख्तलाफ राय खत्म कर दिया जाए तो 2 दिन में क़यामत आ जाएगी, सारा निजाम दरम बरम हो जाएगा, किसी मार्केट में गाहक नहीं बचेगा। नहीं, मैंने अभी इसीलिए मैं पहले रुका था, मैंने वहां पॉज लिया था कि पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग बताएं किस चीज की है। मतलब कोई लोग दराज से चीजें खरीद रहे हैं तो क्यों वेजरिंग में आएगा? अमेज़न से चीजें खरीद के रीसेलिंग कर रहे हैं तो क्यों वेजरिंग में आएगा? नहीं आएगा ना। अब ऑनलाइन में सिर्फ एक प्रोडक्ट बचेगी जो वेजरिंग में आएगी, जो कमोडिटीज हैं, जो नॉन डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें डिलीवर कोई नहीं होना,
ठीक है ना। ये वाली बात जो लोग बच्चे वो पढ़ रहे हैं ना, टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स में जब आप बिजनेस इनकम पढ़ेंगे तो वहां ये बात थोड़ी और डिटेल से आएगी। इस ट्रांजैक्शन को समझने का आपको थोड़ा और मौका मिलेगा। बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर दो इतनी देर में। जैसे बाय किया वैसे सेल करना है, मतलब बस खाली सिर्फ बाय करना है। मतलब मैं आपको आसान समझाता हूँ ना जी। एक है मेरे पास प्लॉट है, क्या एक है मेरे पास प्लॉट है, मैं बाय करना चाहता हूँ या सेल करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ ना फिजिकल मार्केट में। एक हमने इस ना क्लास के अंदर एक मार्केट बना दी। हमने कहा यार भाई डिफेंस की एक फाइल है, फाइल कोई नहीं है, इसका रेट है 10 लाख रुपया। अब आपकी बाइंग सेलिंग इसका रेट या ऊपर ले जाएगी या नीचे लाएगी, फाइल कोई नहीं है। हमने कहा जी खरीद लें बेच दें, खरीद लें बेच दें। एक चीज जो हमारे पास है ही नहीं, हम उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो एक्चुअली तो जुआ ही खेल रहे हैं। नहीं, फ्रॉड इसलिए नहीं होगा ना, इसके इदारे बने होंगे ना। ये काम एक इस्टेब्लिश्ड इदारे करवा रहे होते हैं, ठीक है ना। ये काम इस्टेब्लिश इदारे करवा रहे होते हैं, वहां से हो रहा होता है। कल इसको यहीं से इंशाल्लाह ताला आगे टेकअप करेंगे और इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। कल मुलाकात होगी।